चलिए, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ठीक है, हमारा क्या देखिए, आज हम लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी, है ना। सब्जेक्ट आपका है गणित। क्या है? गणित, है ना, जिसमें हम एक सेट देखने वाले हैं, सेट ए। ठीक है, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारियां मिलेगा। कैसे जानकारियां मिलेगा कि आपके पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना, और कैसे आते हैं, साथ साथ आपका किस टाइप का प्रश्न आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक एक। प्रश्न क्रमांक एक में मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया हूँ, प्रश्न क्रमांक एक में 3 खंड होते हैं। ठीक है, कितने खंड होते हैं? 3 खंड, जिसमें से देखिए पहला खंड जो होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है? बहुपद x² - 64 का एक गुणनखंड है ना। गुणनखंड जैसे देखिए आपका 4 का गुणनखंड मीन्स हम 4 को क्या क्या लिख सकते हैं? 1 × 4, 2 × 2, है ना। तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो हमको क्या करना है, ये जो आपका x² - 64 है ना, इसका गुणनखंड क्या होगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x² - 64 मीन्स ये आपका x², 64 मीन्स क्या हो जाएगा? 8², है ना, 8 64, 8 64। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपके पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? a² - b²। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए a² - b² मीन्स क्या होता है? देखिए a - b × a + b होता है कि नहीं होता है? अब आप देखिएगा इसमें से a - b, a + b कहीं दिख रहा है क्या? ये देखिए a - b इसी फॉर्म में है, x - 8। ठीक है, तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा। अब देखिए कोई और है क्या, आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x² - 8, यहाँ पर x² - 8, x² ± 8, है ना। तो ये आपके उत्तर होंगे क्या? नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बातें कि नहीं है? ओके, है ना। अब इसके बाद क्या आ जाते हैं, देखिए हम दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल हमारा है, देखिए sin², है ना, 47 + 47 डिग्री प्लस cos² 47 डिग्री का मान, है ना। आपको पता है कितना होगा? नहीं है? तो देखिए आपके पास त्रिकोणमिति में एक सूत्र और पढ़े होंगे, sin² θ + cos² θ कितना होता है? 1। यस, कितना होता है? 1। तो आपका क्या है? थीटा प्लेस में वैल्यू क्या है? 47 है। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट आपका देखिए क्या है? बिंदु -4, 5 किस चतुर्थांश में है? इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सिस बनाएंगे। क्या करेंगे? एक्सिस। क्लियर है? एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? देखिए आपका अक्षांश जो है x डेश, y डेश, है ना। अब जब हम अक्षांश बनाते हैं तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करे वो क्या होता है? क्या होता है आपका? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। और जब हम मूल बिंदु से क्या करते हैं, दाहिने ओर जाते हैं तो कौन सी संख्या लेते हैं? धनात्मक संख्या। और मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं? धनात्मक संख्या लेते हैं। और मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक। और बाएं ओर जाते हैं तब भी हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक, है ना। इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है? अब हमको बताना है -4 और 5 किस चतुर्थांश में है। ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए इन दोनों में क्या है? धन धन है, तो यहां पर कैसा मान आएगा? धन और धन वाला आएगा। ठीक है, आपको x को पहले देखना है, x कैसे है? धन में है। y कैसे है? धन में है। दूसरे चतुर्थांश में देखिए x कैसे है? ऋण, और y कैसे है? धन। तीसरे में देखिए आपका x कैसे है? ऋण, एंड y भी कैसे है? ऋण। चौथे में देखिए x कैसे है? धन, y कैसे है? ऋण। ठीक है, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा।
इसका चतुर्थांश का एक प्रश्न आपका आता ही है। यहां से प्रश्न तो चेंज हो सकते हैं, ये देखिए ये सवाल बदल सकता है ना, बट आएगा ऐसे ही। क्लियर है, आएगा ऐसे ही, है ना। अब यहां पर देखिए इसके भी सवाल चेंज हो सकते हैं, इनका मान क्या हो सकता है, बदल सकता है ना। बट यहां पर देखिए इनके भी नंबर चेंज हो सकते हैं, किंतु क्या हो जाएगा देखिए सवाल आएगा ऐसे। क्लियर है, ठीक है योगेश। हाँ, तो यहां पर देखिए अब आप बता सकते हैं, देखिए ऋण और धन, ऋण और धन कौन सा चतुर्थांश है, देखिए ऋण और धन कौन सा चतुर्थांश हुआ, द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका उत्तर कहां है, देखिए बी नंबर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या देखिए, यदि सावधि क्या है, यदि सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना कैसे किया जाता हो, तिमाही किया जाता हो। ये देखिए तिमाही आधार पर की जाती हो, तो वार्षिक दर है ना से ली जाने वाली ब्याज, सॉरी, तो वार्षिक दर ली जानी चाहिए, है ना। तो ब्याज हम किस आधार पर गणना करेंगे, हमारा क्या होता है, सावधि जमा हम क्या करते हैं, बैंक में खाता खुलवाते हैं, खाता खुलवाते हैं तो क्या क्या खाता होता है, आवर्ती खाता होता है, फिक्स होता है ना, सावधि होता है, चालू खाता होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहां पर देखिए आपके पास एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, ठीक है। अब ब्याज हमको बैंक जो है कैसे देता है, 12 माह का देता है, ठीक है। अब मान लो हम क्या करेंगे, इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, तिमाही आधार पर की जाती है गणना, कैसे की जाती है, तिमाही आधार पर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हर 3 महीने में गणना होगा, है ना। तो 12 माह में कितने तिमाही हो जाएंगे, देखिए 4 गुना 3, 4 तिया 12 माह हो रहा है, तो 3 माह में गणना होगा, तो एक साल में कितने गणना हो जाएंगे, 4 बार गणना हो जाएंगे। क्लियर है ना, 4 बार गणना हो जाएगा। तो हमारा दर कैसे होगा, देखिए एक साल में 4 बार तिमाही है, मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए आधा तो होगा नहीं, है ना, तिगुना होगा नहीं, दुगना होगा नहीं, है ना। क्या हो जाएगा आपका, एक साल में कितने बार हो जाएगा, 4 बार, मीन्स क्या हो जाएगा, 1/4 है क्या यहाँ पर, ये देखिए 1/4। बातें आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज, समरूप मीन्स क्या होता है, समरूप मीन्स जैसे आप लोग मूवी देखे होगे, जुड़वा मूवी देखे हो, है ना, जुड़वा मूवी देखे कि नहीं देखे, कैसे रहता है जुड़वा मूवी में, क्या होता है, हूबहू एक जैसे दिखते हैं, जैसे सीता और गीता शायद एक मूवी है बहुत पुराना वाला, है ना, उसमें भी हूबहू एक जैसे। तो समरूप मीन्स क्या होता है, समरूपता, जिसमें क्या हो, समानता हो, है ना, जिसमें क्या हो, समानता हो, ठीक है। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होता है, बराबर तो होता नहीं है ना, समरूप एक जैसे दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई 2 बहनें या कोई 2 भाई कैसे हैं, जुड़वा है ना, हो सकता है कि उनका क्या हो जाए, स्वरूप, है ना, उनका स्वरूप क्या हो, एक जैसे हो, बट हो सकता है कि एक का हाइट अधिक हो, दूसरे का हाइट कम हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए बराबर तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है, समांतर भी नहीं कहेंगे, समांतर भी नहीं होता है, लंबवत भी नहीं होता, आपका होता है समानुपातिक, क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। क्लियर है इतनी बातें कि नहीं है, ठीक है। चलिए आपको पहले मैं सेट ए कंप्लीट कराऊंगा आज, है ना, सेट ए में जितने क्वेश्चन है ये हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आपका देखिए अब प्रश्न पहले का दूसरा खंड, है ना, पहला खंड क्या था, सही विकल्प, है ना, दूसरा खंड आपका क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है, पूर्ति कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, अब आपका समांतर श्रेणी आपको दिया गया है 3 5 7 9 डेश 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 का सर्वांतर,
सर्वांतर मतलब सभी का अंतर, है ना। अब समांतर श्रेणी होता क्या है, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। ऐसे ये इनका क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है, जिनमें हम ए को कहते हैं प्रथम पद और डी को कहते हैं सर्वांतर, है ना। अब सर्वांतर निकालने का सूत्र है, सर्वांतर हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। सर्वांतर आप निकालोगे दूसरा पद माइनस, है ना, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या आप ऐसा कर सकते हो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ठीक है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि भाई प्रत्येक पदों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, जो अंतर होगा, है ना, सर्वांतर अंतर बोला जा रहा है ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरे पद क्या है 5 है ना, पहला पद क्या है आपका 3 है, इधर तीसरा पद क्या है आपका 7 है, दूसरा पद आपका क्या है 5 है। अब आप देखिएगा 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। इट मीन्स इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा आपका 2। आया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है किसी घन की पृष्ठीय विकर्णों की संख्या, है ना। अब घन में कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं, कितने प्रकार के विकर्ण होंगे, 2 प्रकार का विकर्ण होता है ना। कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं, 2 प्रकार से होता है ना। एक तो होता है पृष्ठीय विकर्ण और दूसरा होता है आकाशीय विकर्ण। क्या क्या होता है, पृष्ठीय और आकाशीय, है ना। अब यहां पर देखिए आपका घन कैसे बनता है, सपोज ये आपका घन है, ठीक है, ये आपका क्या है घन, है ना। अब इसमें हमको बोला गया पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण कितने होते हैं, आप बोले 2, 6। अब मैं बता रहा हूं कितना होता है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, है ना। अब देखिए जैसे देखिए ये आपका रूम क्या है आपका, सपोज क्या है घन है ना। आकार का हम मान लेते हैं सपोज, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो ये घनाभ कहलाएगा, बट हमको क्या है, हमारा टॉपिक क्या है आपका घन, है ना। जो यहाँ पर घन के लिए बात किया जा रहा है वो यहाँ पर घनाभ के लिए भी हो सकता है। किसके लिए हो सकता है, घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड, है ना, दोनों के लिए हो सकता है कि आपका इस साल, है ना, घन का क्वेश्चन आया तो अगले साल हो सकता है वही क्वेश्चन घन की जगह चेंज करके क्या दे दे, घनाभ दे दे, है ना। बाकी आपका एज इट इज रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना। आपका शब्द बदल जाता है, कुछ अंक बदल जाता है, क्वेश्चन आपका वही का वही रहता है। आपको बस यही बात समझना है, ठीक है। अब मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि ये आपका रूम है ना। रूम में ये देखिए ये दीवार, पृष्ठ, दीवार क्या है, पृष्ठ है। तो देखिए उस कोने से हम क्या करेंगे, इस कोने, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इस कोने से हमको क्या करना पड़ेगा, इस कोने में लाइन खींचना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण। जैसे आपका ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के क्या करते हैं, आमने सामने वाले कोण को मिलाते हैं तो कहलाता है विकर्ण, कहलाता है ना। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2। तो हमारे इस घन में कितने चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज, उधर 2 चतुर्भुज, इधर 3 चतुर्भुज, ये 4, 5, 6, तो कितने हो जाएंगे, एक में 2, एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण कितने, 2, तो हमारे पास कितने हैं, चतुर्भुज 6, तो 6 दूनी, आ गया बात समझ में कि नहीं आया। तो इसमें कितना हो जाएगा, 12, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर वर्गमूल 2, है ना। हमारे पास संख्या क्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या होता है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब होता है ना, होता है कि नहीं होता है। सबका परिभाषा आपको पता है, नहीं है कि है। तो बताइए आप, वर्गमूल 2 क्या है, वर्गमूल 2 एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है,
हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो आप। ये आपका अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्यों अपरिमेय संख्या है? क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि जब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे ना, तो ये लगातार पॉइंट में संख्या मिलते जाएगा, इसका अंतर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, हम वर्गमूल निकालते हैं जैसे 8वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे इस तरह से, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, इसका 1 पॉइंट, है ना, 1.414 ऐसे संख्या मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे मिलते जाएगा वो, है ना। और ऐसे जब आपको संख्या मिल रहा है, मतलब समझ जाइए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। कभी कभी ये देखिए आपका 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, 9th में ही है ऑब्वियसली ये। ठीक है, कहाँ चला गया हमारा, हाँ, अपरिमेय संख्या। वर्गमूल सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसको सिद्ध करने के लिए 9th क्लास में मेरे ख्याल से है। वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या कैसे होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, जहां पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, नहीं होता भाई, है ना। हर वाली संख्या जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तब वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया, है ना। आपको वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 ऐसे दे तो उसको क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, बातें आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आए तो बताइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, है ना। तो कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं? ठीक है, स्पर्श मीन्स उसको छूते हुए जाए। जैसे हम बात करें, देखिए ये आपका वृत्त है, सपोज ये क्या है, आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। हमको कहाँ से बोला गया है, बाह्य बिंदु से, मतलब वृत्त के कहीं भी बाहर, आप कोई भी साइड ले लो, कहीं भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, हम इस बिंदु से क्या करेंगे, केवल एक ही बिंदु से ना। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस बिंदु से हम ऐसे रेखा खींचेंगे, तो कितनी स्पर्श रेखा, और खींचने का प्रयास करें, कहीं जाएगा क्या, ये स्पर्श कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ये छेदक रेखा है ना। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा। क्लियर है, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उसको काटेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, 2। ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कहीं से भी खींचो आप, यहां से भी खींचोगे तो क्या होगा, 2 ही खींचोगे, 2 से अधिक हो ही नहीं सकता। यहां से भी खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे 2 ही होगा, है ना, 2 से अधिक हो ही नहीं सकता, कहीं से भी खींचो आप। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये क्या है, वृत्त है ना। वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब त्रिज्या कहलाता है, कहलाता कि नहीं कहलाता है। यदि मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से, है ना, मान लो ये O है और ये आपका A है, O से चलते चलते कहाँ तक चला जाए, B तक, और इसको ऐसा मिला लें तो ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, बट हमको त्रिज्यखंड तो बोला नहीं है ना। इसको बताने का तात्पर्य यह है कि त्रिज्यखंड से भी सवाल आया है ना, त्रिज्यखंड से भी सवाल आपका आया है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। बट यहाँ पर हमारा प्रश्न ये है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है। तो देखिए एक ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करे, वृत्त के परिधि को किसी 2 बिंदु पर स्पर्श करे, उसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये आपका जीवा है ना, ये भी आपका क्या है, जीवा है, ये भी आपका क्या है, जीवा है, ये भी आपका क्या है, जीवा है, क्योंकि ये भी परिधि को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, परिधि को क्या कर रहा है, 2 बिंदुओं पर तो काट रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका क्या है, जीवा है। बट
हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए ये केंद्र से होकर के जा रहा है ना, तो केंद्र से होकर जाता है तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 बार त्रिज्या, और 2 बार जब त्रिज्या को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, व्यास आता है। इट मीन्स क्या है, अब मान लो और जीवा बनाएंगे तो इससे बड़ा बनेगा क्या, आप इसका ऊपर देखिए, इसका नीचे देखिए, ये जीवा इससे छोटी है, ये भी इससे छोटी है ना। मतलब क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहेंगे, व्यास। बातें आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, आपको आया? हाँ ठीक, चलिए फटाफट नोट करेंगे। चलिए अब हमारा आ जाता है, देखिए पहले का ही आपका सखंड है ना, पहले का ही क्या आ जा रहा है, सखंड। ठीक है, सखंड आपका है सत्य असत्य, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको पढ़ने के बाद है ना, आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जैसे सत्य असत्य क्या होता है, हमारे दिमाग में कभी कभी आता है कि कुछ प्रश्न सत्य होंगे, कुछ असत्य होंगे, है ना। कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि सभी असत्य हो सकता है या सभी सत्य हो सकता है। ऐसा आता है क्या? मैं तो है ना परीक्षा दिलाता था तो मुझे ऐसे ही लगता था, है ना, कि सभी सत्य नहीं होंगे, ये सभी असत्य नहीं होंगे, बट ऑन हो गया है, ठीक है ना। सभी सत्य हो सकते हैं, सभी असत्य हो सकते हैं, ऐसे हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता है प्रश्न, तो हो सकता है कि यह सत्य होगा और ये सत्य होगा करके ऐसे 2-3 को सत्य 2-3 को असत्य ऐसी लगा देते हैं, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर सवालों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, द्विघाती बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद मीन्स आप पढ़ चुके होंगे, ये स्टार्ट का ही है ना, आप अपने स्कूल में पढ़ चुके होंगे। ये आपका क्या है, द्विघात, ये बराबर 0 लिख दिए, मतलब क्या हो जाता है, ये समीकरण बन जाता है ना। अब बहुपद है मतलब इतना लिखेंगे तो बहुपद कहलाएगा, क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पर लिख दूं बराबर 0, मतलब इसे हम कहेंगे द्विघाती समीकरण, है ना। क्या कहेंगे, है ना। समीकरण आपका कब कहलाएगा, जब उसमें दोनों पक्ष हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। अभी हमारे पास दोनों पक्ष हैं, मतलब इसे बोलेंगे समीकरण, है ना। यदि हमारे पास एक पक्ष है तो ये आपका द्विघाती बहुपद है, ठीक है। द्विघाती मीन्स जिसका घात क्या हो, 2 हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि किसी बहुपद में जितने घात होते हैं उतना ही उनका मान होता है ना। तो जो उनका मान होता है वही उनका शून्यक कहलाता है। तो इसमें कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना हल मिलेगा इसका, 2, है ना। तो ये आपका क्या है, सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, y अक्ष की प्रवणता अपरिभाषित है ना। यहाँ पर आपका सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, क्या, हाँ मैं बताऊंगा ना, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। कहाँ है शून्यक, शून्यक कहीं लिखा हूँ क्या, अच्छा हाँ सॉरी मैं नीचे देख रहा था। शून्यक मीन्स ये है, जैसे देखो शून्यक मीन्स, ठीक है आपका प्रश्न बढ़िया है, मुझे लग रहा था मैं नीचे, है ना। तो इसके 2 शून्यक होते हैं, तो ये आपका जैसे x वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज हमारा कोई क्या है, इक्वेशन है ना, ठीक है। अब मान लो हम समीकरण ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यक मतलब इसके लेफ्ट साइड को क्या करेंगे, हम हल करेंगे, है ना। एक ऐसा मान, ठीक है, x का आप कोई भी मान आप रखो, चाहे ऋण 1 हो, ऋण 2 हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, है ना। तो क्या होना चाहिए, इसके दोनों पक्ष बराबर हो जाए, वही इसका शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो कितने मानों में ये संतुष्ट होगा, है ना। तो अधिकतम कितने मानों में संतुष्ट होता है, 2 मानों में, है ना। जिसको हम मूल भी कहते हैं, ध्यान दीजिए आप, जिसको हम क्या कहते थे, मूल, है ना। डिस्क्रिमिनेंट में पढ़े हैं, विविक्त कर में, है ना। विविक्त कर जब हम क्या किए थे, क्लास, है ना, क्लास कंटिन्यू कर रहे थे, तब d बराबर आप पढ़े थे 20 कर माइनस 4ac, जिसमें हम क्या करते थे, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, है ना, मूलों की प्रकृति बता रहे थे। इसमें हमारे पास देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है विविक्त कर से, है ना। इनके 3 स्थितियाँ होता है, d बराबर 0, d बड़ा है 0 से और d छोटा है 0 से, 3 स्थितियाँ बनता है, यदि आपको याद हो, पढ़ाई किए हो तो, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है, देखिए d जब 0 के बराबर होता है तब क्या होता है,
इस समीकरण के दो मूल होते हैं और वो मूल ही शून्यक है यहाँ पर, है ना, मूल ही क्या है, शून्यक है। ठीक है, दो मूल होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, है ना, दो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि डी का मान देखिए, मैं यहाँ पर सूत्र आपको लिख दिया हूं, है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये प्रश्न आता है, ध्यान रखेंगे, ये तो खैर मैं बता रहा हूँ, वो तो क्या है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, बट इसके अलावा भी मैं आपको बीच बीच में कुछ कुछ बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है ना, वहां से प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यदि आप भूल जाओगे तो वीडियो बन रहा है ना, वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में अपलोड होगा, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए d बराबर 0 है, तो d बराबर 0 है तो हमारे क्या होंगे, समीकरण के दो मूल होंगे और दोनों कैसे होंगे, समान व वास्तविक होंगे। यदि d बड़ा है 0 से, है ना, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा और मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पर देखिए मूल क्या था, समान, जैसे x की वैल्यू 2 मान मिल रहा है तो a और a मिलेगा, इक्वल मिलेंगे, है ना, बट यहाँ पर क्या होगा, x का मान जो है अलग अलग मिलेगा, a और b मिलेगा सपोज, है ना। ठीक है, असमान होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक। किंतु यहाँ पर आपका मूल क्या होगा, आपका काल्पनिक होगा, है ना, इमेजिनरी होगा, कैसे होगा, काल्पनिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, आपके x के मान, है ना, असमान होंगे और काल्पनिक होंगे। हो सकता है कि क्या हो जाए, ऐसे ऋण a और ऋण b हो, काल्पनिक मीन्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, है ना, मीन्स आपका मान कैसे मिलेगा, ऋणात्मक मिलेंगे। ठीक है, बातें आगे समझ में। अब प्रश्न आपके कैसे आएंगे, मैं तो आपको बता रहा हूं सेट ए, सपोज, है ना, सपोज मैं क्या बता रहा हूं, सेट ए, है ना। अब आपका प्रश्न कैसे बनता है मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए जैसे सेट ए में आपका प्रश्न बना d बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, है ना, उसी नंबर का सेट बी का प्रश्न आ जाएगा, यदि d बड़ा है 0 से तो समीकरण के मूल कैसे होंगे। आ गया समझ में, है ना। एक पहला प्रश्न आ गया सेट ए में, तो उसी का दूसरा प्रश्न आपका आएगा सेट बी में, उसी का तीसरा प्रश्न आएगा आपका सेट सी में, उसी नंबर। आ गया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, वाई अक्ष की प्रवणता अपरिभाषित है, ये भी सत्य है ना। यहाँ पर देखिए प्रवणता बराबर आप जानते हैं y बराबर mx प्लस सी, ये आपका रेखा का समीकरण होता है। ये आपका क्या है, रेखा का समीकरण, जिसमें हम m को प्रवणता कहते हैं, है ना। और m को जब प्रवणता कहते हैं तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, देखिए ऐसे ढाल निकालते हैं, है ना। ये जो ढाल है, ठीक है, ये जो ढाल है यही क्या कहलाता है, प्रवणता कहलाता है। इनका सूत्र आपका m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है ना। ये किस अक्ष के साथ ढाल है, x अक्ष के साथ ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, किसके साथ, x के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका ढाल, यहाँ पर ये कोण, ढाल मतलब कितना झुकाव, किस अक्ष के साथ होता है, x अक्ष के साथ होता है। ठीक है ना। हम y अक्ष की प्रवणता को परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित है ना। हम परिभाषित करेंगे तो केवल x अक्ष की प्रवणता को ही परिभाषित करेंगे। क्लियर है, बात आ रहा है समझ में, है ना। ये देखिए m को प्रवणता कहते हैं जिनका मान y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बट c आपका कहलाता है x अक्ष में काटा गया अंतःखंड। ठीक है, ये आपका मेरे ख्याल से चौथा चैप्टर या पांचवा चैप्टर कुछ है ऐसे आपके मैथ्स बुक में, है ना। ठीक है, कुछ अभी आपको क्या मिलेंगे, ऐसे लगेंगे कुछ प्रश्न जो है ये सिलेबस से बाहर है। ऐसे क्यों लगेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है आपका, है ना, और स्टार्टिंग में हम पूरा बता रहे हैं, मतलब कुछ तो प्रश्न ऐसे लगेंगे जो हम अब कभी पढ़े नहीं है, ऐसे लगेगा आपको, है ना। बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आते जाएगा, हाँ हम यहाँ पर पढ़ लिए हैं इसको। ठीक है, और वो आपका क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा टारगेट है इस साल का 90+। टारगेट क्या है, 90+। हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं, हमारे बच्चों को हम बता ही रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या है, 90+, है ना।
अब आप ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करते तो ठीक है, हमारा क्या आएगा क्या जाएगा, है नहीं? आओगे तो आपको फायदा होगा जी, हमको थोड़ी ना होगा, है कि नहीं, है ना? क्योंकि देखिए इस साल 90+ इसलिए हम बात की कर रहे हैं कि हमारे बहुत बच्चों का अब 90+ आ भी गया है ना, ठीक है, लगभग 4-5 साल आ भी गया है ना 90+, ठीक है। यदि आप मेहनत करोगे तो आएगा, हम अपना 100% दे रहे हैं तो आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा, तभी संभव है ना? नहीं तो हम क्या करते हैं, फिर ब्लेम करते हैं, सर तो पढ़ाते नहीं हैं। भाई डेली तो पढ़ा ही रहे हैं, बट आप क्या करो, उसमें प्रैक्टिस करोगे तब तो, है ना? अब आप लोग, है ना, जैसे आप एक किसान बैल को क्या करता है, तुतारी लगाता है, वैसे हम तुतारी लगाते रहेंगे तो आप लोग भी क्या हो जाओगे, हर्ट हो जाओगे, है ना? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अभी आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है ना, कि भाई हमारा काम है पढ़ना, मीन्स हमको, है ना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि पढ़ो बेटा पढ़ो, घर में मम्मी बोल रही है पढ़ो, है ना, पापा बोल रहे हैं पढ़ो, है ना, भैया बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा काम क्या है, पढ़ना, है ना? आप लोग काम पढ़ना है, हमारा काम पढ़ाना है, हम डेली पढ़ा ही रहे, है ना, ठीक है, हम तो पढ़ा ही रहे, बट हम जब आपको 100% दे रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपना 100% लगाइए, ठीक है ना? हमारे इस साल बच्चे जिले में टॉप किए हैं, है ना, 4-5वें स्थान पर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो आगे हम और जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा पूरे विषय का आपको कराएंगे, है ना? तो यदि आपको टाइम मिलता है तो आइए, है ना, और हम तो बोलेंगे कि आप टाइम निकाल कर आइए, ठीक है, क्योंकि आप समय दोगे, है ना, तभी आपका परसेंट बनेगा, और नहीं दोगे तो नहीं बनेगा जी, है कि नहीं, ठीक है ना? तो हमारा देखिए अब नेक्स्ट क्या है, वाई अक्ष की प्रवणता को तो हम परिभाषित नहीं कर सकते, अब परिभाषित है हमारा नेक्स्ट। देखिए अब यहां पर फिर 3 सवाल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए रैखिक समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, क्या a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के? हाँ सही है ना? इसमें भी 3 कंडीशन होता है, एक कंडीशन तो ये आपका हो गया अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मीन्स जिसमें x और y के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका समीकरण ऐसे नहीं होता है x + y = कुछ है, जैसे c है ना, x - y = d है सपोज, है ना। तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका यहाँ पर इसके गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर इसके ऋण 1, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/1, 1/1 होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वहां पर हम x y के मान निकाल सकते हैं, है ना। तो मान निकाल सकते हैं, वही कहलाएगा अद्वितीय, ठीक है, यूनिक, है ना। अद्वितीय मीन्स यूनिक, ठीक है, अद्वितीय मीन्स क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर है। अब यहां पर देखिए एक कंडीशन आपका ऐसे भी होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, और एक कंडीशन आपका ऐसे भी होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ठीक है। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन को आप लोग स्टडी किए हैं, क्या होता है इसमें, क्या होता है, समांतर कंडीशन है कि समानांतर है, और ये वाला क्या है, हाँ इसमें अनंतः अनेक हल होंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं, है ना, इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें हम x और y के इतने मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना, कि हम उसको गिन भी नहीं सकते, और इसमें क्या होगा, एक भी हल नहीं मिलेगा, रेखाएं कैसे होगा, समांतर होगा, ऐसे बीच का डिस्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, बातें आ गया समझ में कि नहीं आया, आ गया। ये देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, a ऋण b a धन b, ठीक, मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ऐसे होगा, और ये आपका 1 - cos² थीटा
इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी मैं बताया था आपको, क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मीन्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारा क्या है देखिए, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हल किए तो हल करने पर ये आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स क्या आपका सही है ना। अब आप खाता खुलवाने गए हैं बैंक, गए हैं कि नहीं गए हैं, गए हैं, सबका पैन कार्ड बना होगा, बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है तो पैन कार्ड बनवाइए ठीक है, क्योंकि पैन कार्ड है ना परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको फुल फॉर्म होता है, क्लियर है। पैन मीन्स क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। ठीक, इसके बगैर आपका बैंक में खाता नहीं खुलता है ना। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या है, बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है, यस है, ठीक है। क्लियर है बातें। चलिए, हमारा प्रश्न क्रमांक है ना 2 है। अभी तक हम देख रहे थे 1 नंबर के प्रश्न, है ना। कितने नंबर के प्रश्न देख रहे थे, 1 नंबर। 1 नंबर का प्रश्न आपका हो गया, सही विकल्प हो गया, रिक्त स्थान हो गया, सत्य सत्य हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 2 नंबर के प्रश्न। यहां से आपके आएंगे 2 से है ना 6 तक, है ना। कितने नंबर के आएंगे, 2 अंक, 6 से 2 है ना, 2 से 6 तक का प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर बोला गया यदि बहुपद px बराबर 2x की घात 3 ऋण 5x धन 4 हो तो p2 तथा p0 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से हल करेंगे। दिया है ऐसे, ठीक है, px बराबर 2x की घात 3 माइनस 5x धन 4। क्वेश्चन ठीक लिखे, चलिए जैसे भी है, जो समीकरण रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका मान आएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। तब क्या हो जाएगा, तब आपका ये आपका P2 है ना, मतलब जहां पर x है वहां पर हमको क्या रखना है, 2, क्या रखने हैं, 2। मतलब ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 की घात 3, ठीक है, 2 गुना 2 की घात 3 माइनस 5 गुना 2 धन 4, ठीक है बात, है ना। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका 2 गुना 2 की घात 3 मीन्स क्या हो जाएगा, इसको हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 5 दूनी कितना हो गया, 10 धन आपका हो गया 4, है ना। अब ये आपका क्या हो जाएगा देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, ऋण 10 धन 4, है ना। जब भी हम गणित का सवाल हल करते हैं तो बोर्ड मास यूज करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास मीन्स क्या होता है, बोर्ड मास मीन्स क्या होता है ना। इसी को हम हिंदी में कहते हैं कोका भागु, है ना, ठीक है, कोका भागु योग। हिंदी में क्या कहते हैं बोर्ड मास को, कोका भागु योग, क्लियर है ना। बी मतलब ब्रैकेट, ओ साइलेंट है आपका, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन, क्लियर है ना। मतलब कोष्टक को पहले हल करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद योग करेंगे, है ना। तो क्या हमारे पास कोष्टक है, नहीं है ना। हमारे पास गुना था तो देखिए गुना कर दिए, इसके बाद योग है तो हम इसको जोड़ देंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, ऋण 10, उसके बाद क्या है, घटाना, है ना, तो घटा देंगे तो 20 में 10 घटा देंगे तो आपका आएगा, ठीक है। तो सवाल आपका क्या हो जाता है, गलत नहीं होता है। ऐसे सीक्वेंस आप ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, P0, ये तो हो गया, एक आंसर आपको मिल गया, है ना। तथा आपको क्या ज्ञात करना है, P0 ज्ञात करना है। तो P0 बराबर इसी में मान रखेंगे भाई जो समीकरण दिया है ना भाई। इसके लिए कोई दूसरा समीकरण है क्या, नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए, 2 गुना 0 की घात 3 माइनस 5 गुना 0 धन 4, ठीक है।
जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख दिए, शून्य, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना शून्य की घात कितना भी हो शून्य ही मिलता है, माइनस 5 शून्यम शून्य धन 4, ऐसे ही आपका 2 शून्यम शून्य माइनस शून्य। अभी आपका देखिए क्या हो जाएगा, अब किसी संख्या में आप शून्य को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, बातें हैं समझ में? यस। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 12 और देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है ना, 12 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 12 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, है ना। तृतीयानुपाती हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं, माना 12 और 6 का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या है, मान लेते हैं C है, C मान लेते हैं, है ना। क्यों C मान रहे हैं ये भी ध्यान रखें। तृतीयानुपाती देखिए ये आपका A B C D, यहाँ पर 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, है ना। द्वितीयानुपाती मतलब आपको बीच B वाला ज्ञात करना है, तृतीयानुपाती मीन्स C ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती मीन्स क्या ज्ञात करना है, D। ठीक है, इसलिए हम क्या मान लिए, C, आपके समझ के लिए। ठीक है, आपके समझ के लिए आप कोई भी मान सकते हो, K L M N जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तृतीयानुपाती बोला है मीन्स क्या हो जाएगा, इसलिए हम इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, 12 6 और ये C, है ना। अब इसको हमको अनुपात में क्या करना है, लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा 12:6, है ना, समान अनुपात 6:C। देखिए आपके पास 4 पद था तब इसे हम लिखते हैं, है ना, A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D ऐसे लिखते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो 3 पद जब होता है तो हम बीच के पद को क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। क्लियर है ना। अब इसमें आपका बहुत सरल तरीका है, बटा में नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, प्रथम, है ना, और अंतिम का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा, अंतिम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये इजी तरीका है। या तो फिर आप इसको बटा ग्रुप में ऐसे लिख सकते हो, A बटा B बराबर C बटा D, फिर क्या करोगे, इसको पक्षांतर करोगे तो AD बराबर BC, तो ये वैसी तो आया, है ना, प्रथम और अंतिम, द्वितीय और तृतीय आया, सेम वैसे ही आ रहा है। तो हमारा देखिए बीच का पद हमारा क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है क्या, नहीं है। तो ये आपका देखिए हमको C का मान निकालना है, तो ये आपका 6 गुना 6 बटा, ये गुना में हम कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, 6 कम 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 2 एकम 2 3 6, फिर आपका C का मान हो जाएगा 3। तृतीयानुपाती कितना होंगे आपका 3। आगे बात समझ में। अतः 12 और 6 का तृतीयानुपाती, लास्ट में अतः आपको लिखना ही है, अतः क्या हो जाएगा, 12 और 6 का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या है, 3 है। ठीक है, बातें हैं समझ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिंदुओं 0 0 तथा 2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, सॉरी का प्रवणता, है ना। ठीक है, जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक बिंदु मान लेते हैं A, है ना, A का निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है, अब भाई कोई रेखा है ना, जैसे मैं आपको बताया था, हमको ये देखिए ये ढाल हमको बताना है ना, ढाल हमको बताना है, मीन्स क्या हो जाएगा आपका, मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए कहाँ से होकर जा रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है, कहाँ से होकर के जा रहा है, मूल बिंदु से। ये देखिए 0 0 है ना, तो ये ऐसे ना जा करके कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, मूल बिंदु से जाएगा। देखिए दोनों कैसे धनात्मक है, मतलब ये x अक्ष को कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 होगा और ये डिस्टेंस आपका 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। ठीक है, बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी प्रवणता हमको बताना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए B
x2 y2 बराबर आपका हो जाएगा 2 और 3, है ना। क्योंकि प्रवणता के लिए आपका सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पहले मैं बता दिया हूँ, है ना, ठीक है। थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही हम बात किया इसके बारे में, किए कि नहीं किए हैं। तो देखिए y2 की वैल्यू कितना है, 3 है। ये देखिए y2 पहली वाली वैल्यू x1 x2 y1 y2, 3 माइनस 0, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0। तो m बराबर 3 में 0 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा, 2 में 0 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। तो रेखा की प्रवणता कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। अतः रेखा की प्रवणता जो 0 0 और 2 3 से होकर के जाता है तो उसकी प्रवणता कितना है, 3/2 है, ठीक है। ठीक है। मैं कॉलेज में था तब मुझे मेरे पेपर में फोटो छपा भी था, IT बेस में हम लोगों का, है ना, हम लोगों को मिला था अवार्ड, ठीक है। कौन है भाई, चलिए नेक्स्ट अब आपका क्या देखिए, 5वां और 6वां प्रश्न। ये हमारा अंतिम पड़ाव 2 नंबर के प्रश्न का, ठीक है। अंतिम पड़ाव किसका है, 2 नंबर के प्रश्न का। आपको बोला जा रहा है क्या, 2 cos, है ना, 67 अपॉन साइन 23 प्लस tan 40 अपॉन cot 50 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको हम हल करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 cos 67 अपॉन साइन 23 प्लस tan 40 अपॉन cot 50। जब भी आप हल करेंगे तो आप दिया है ऐसे जरूर लिखिए, हाँ, दिया ऐसे जरूर लिखेंगे। तो ये आपका पहले पड़ाव में हम सीधा प्रश्न को लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमको इसमें जो चेंजेस करने हैं, जो फार्मूले लगाने आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, ये नहीं लिखते डायरेक्ट, हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। क्योंकि मैं बहुत सारा कॉपी चेक किया हूँ, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आपको मैं कुछ फार्मूला बता दूं, है ना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट ये त्रिकोणमिति का है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। ये फार्मूला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। क्लियर है ना। तो अब हमको क्या करना है, देखिए कुछ पदों को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉस, है ना, कॉस 67 है, हम साइन को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67, ठीक है। तो देखिए 90 में 67 घटाओगे तो 23 बचेगा, तो आप माइनस करके देखिए आप, ठीक है। ऐसे ही आपका tan 40 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 40, है ना। 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40, आपका कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यूज करेंगे 2 cos 66 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 67 प्लस, है ना, tan 40, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, tan। तो ये आपका हो जाएगा tan 40, ये देखिए सॉरी 40 कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा गुना में 1, तो ये आपका हो जाएगा 3। सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका माध्यिका, है ना। अब माध्यिका के लिए हमको क्या करना होता है, पदों की संख्या ज्ञात करना होता है, ठीक है। और पदों की संख्या ज्ञात करने के पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में जैसे जोड़ना है, जैसे अरेंज करना है, या तो आप बढ़ते क्रम में अरेंज करो या तो आप घटते क्रम में, है ना, ठीक है। वो आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस, है ना, क्रम में अरेंज कर रहे हो, जमा रहे हो, किस क्रम में जमाएं, बढ़ते घटते, बढ़ते क्रम में जमाएं,
ठीक है ना। कोई भी क्रम ये आप पढ़ चुके हो, है ना। सबसे पहले तो आप लिखोगे दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े, ये आपको कंटिन्यू करना है। तो क्या क्या आंकड़ा दिया गया है आपको, 35 है, 36 है, 31, 33, 30, 28, 32, 34, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, है ना। बढ़ते मतलब आरोही, बढ़ते मतलब क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित, ठीक है, करने पर, करने पर करेंगे तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा दिख रहा है आपको 28, हाँ ये दिख रहा है। देखिए अब इसमें देखिए गलती ना हो, है ना, गलती ना हो इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है। कैसे तरीका अपनाना है, जैसे भी आपको ऐसे बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं तो अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई संख्या छूटा है क्या, ऐसे पता चल जाएगा, है ना। अब इसको गिन लिए, लिखने वाला प्रश्न पत्र में क्या आया है इसको भी गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं है, है ना। यदि कोई अंक छूटा रहेगा तो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहीं ना कहीं कोई अंक छोड़ दिए हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं कोई अंक डबल लिख दिए हैं, बढ़ जाएगा तो डबल है, ठीक है। तो ये गलती पहचानने का एक तरीका होता है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हो गया 28। अब देखिए, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा से पॉइंट मार्क कर दो, ये हो गया है। इससे बड़ा क्या है आपका 30, ये हो गया, है ना। इससे बड़ा क्या है आपका 31, ठीक है। इससे बड़ा क्या है आपका 32, ठीक है, 32 एक ही बार है ना। उसके बाद 33, उसके बाद क्या है 34, है ना। इसके बाद क्या है 35, और क्या है 36, और कुछ है क्या, नहीं, फिर गिन लेंगे आप अरेंज करने के बाद, है ना। ऐसे आप पॉइंट बनाते चलेंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितना है 8, और जो कि क्या है सम है ना, सम है। तो यहाँ पर देखिए सम और विषम के लिए माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र अलग अलग होता है, ठीक है। सम के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए माध्यिका, सम के लिए आपका माध्यिका, ठीक, ये आपका हो जाएगा n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, और उसके बाद आता है 2, ठीक है। यदि यही विषम रहता तो क्या होता, सीधा सीधा लिखते हैं n+1/2वां पद, क्या लिखते हैं, विषम रहता तो ये सूत्र यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सम है तो सम के लिए थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। माध्यिका को हम क्या करते हैं, देखिए माध्यिका मीडियन MD से सॉल्व करेंगे। n का मान आपका 8 है, तो ये आपका 8वां पद है ना, सॉरी 8/2वां पद, और ये आपका क्या हो जाएगा 8/2 धन 1वां पद, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा बटा आपका 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा चौथा, और ये भी आपका 4 और 1 5, तो ये आपका हो जाएगा देखिए चौथा पद, चौथा पद, और ये आपका हो जाएगा 5वां पद। बात आ रहा है समझ में। ये आप 8वीं कक्षा में शायद मेरे ख्याल से पढ़े हो, कक्षा 8वीं का सवाल है जहाँ तक मुझे याद है ना, ठीक है, जिसको हम 10वीं में और क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर चौथा पद तो आपको गिनना है 1 2 3 4, कौन सा है चौथा पद 32 है ना, 5वां पद 34, ठीक, बटा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 4 जोड़े तो 6, 3 में 3 जोड़े तो 6, ठीक, 66/2, मतलब क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 3 6, 2 3 6 मीन्स आपका 33। तो इनका माध्यिका हो जाएगा 33, ठीक है, माध्यिका क्या हो जाएगा 33, क्लियर है, ठीक, ओके। चलिए आपका नेक्स्ट क्या है, देखिए 7 से 10 है ना तक का प्रश्न जो है 3 अंक का आएगा, ठीक है ना। पहला आपका 1 अंक का था, उसके बाद 2 अंक, अब 3 अंकों में आ जाता है, ठीक है। ऐसे 4 प्रश्न जो हैं जो आपके क्या होते हैं, आपके परीक्षा में 3 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 से 10, तो यहाँ पर वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल, 7वां प्रश्न आपका है ना। मान लेते हैं, माना वर्ग समीकरण आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ
क्या है वर्ग समीकरण, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका वर्ग समीकरण है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका क्या है वर्ग समीकरण, ठीक है योगेश, है ना। अब क्या हो जाएगा देखिए, मान लेते हैं, माना वर्ग समीकरण के दो मोल अल्फा व बीटा है, ये हम मान लेते हैं, है ना। चूंकि आपको दिया है अल्फा बराबर, एक को हम मान लेते हैं ऋण 5 और बीटा बराबर है आपका ऋण 11, ठीक है। चूंकि वर्ग समीकरण है ना, बनाने का एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपका क्या है सूत्र है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये आपका क्या है सूत्र है ना। अब क्या हो जाएगा देखिए, एक्स वर्ग माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है -5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 11, ठीक, एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू -5 बीटा की वैल्यू -11 इज इक्वल टू 0। हमको समीकरण बनाना है, मतलब इस फॉर्म में हमको लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका एक्स वर्ग -5 प्लस माइनस 11 एक्स, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, ठीक है, माइनस और माइनस का गुना प्लस, 11 पंचे कितना हो जाएगा 55 बराबर 0। ये आपका कितना हो जाएगा एक्स वर्ग माइनस, देखिए समान चिन्ह है तो हम जोड़ते हैं, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह हम लगाएंगे, ठीक है। ये धन और धन का गुना हो जाएगा धन, 55 बराबर 0, तो ये आपका x का वर्ग है ना, ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा धन, 16x धन 55 बराबर 0। तो ये आपका आ गया x वर्ग धन bx धन c के रूप में आया कि नहीं आया है, तो ये वर्ग समीकरण बनाना है ना, बन गया, ठीक है आपका। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, समांतर श्रेणी दिया गया, और समांतर श्रेणी को हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, a प्लस डी a प्लस 2d, ऐसे मैं बताया हूँ ना स्टार्टिंग में, सर्वांतर निकालने वाले प्रश्न में बताया हूँ नहीं बताया हूँ, है ना। तो समांतर श्रेणी, ये देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया श्रेणी है ना। अब श्रेणी भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका समांतर श्रेणी है ना, हरात्मक श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, बट आपके सिलेबस में क्या है समांतर श्रेणी, तो हमको उसी के बारे में बात करने, दूसरे श्रेणी के बारे में हम बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब आपका दिया गया श्रेणी क्या है देखिए, 100, 70, 40 है ना, एंड सो ऑन, ठीक है, देश आपको बोला गया है 11वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर है आपका 100, है ना। सर्वांतर को हम d से डिनोट करेंगे, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 70 में 100 घटाएंगे तो क्या आएगा -30 आएगा, घटाएंगे, जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह हम लगाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चूंकि श्रेणी का nवां पद, चूंकि श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद, है ना, tn बराबर, ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये सूत्र है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए कौन सा पद, 15वां पद t15 इज इक्वल टू, a की वैल्यू आप पुट करोगे, चलिए अभी नहीं करते है ना, 15 माइनस 1 इंटू डी, हाँ 11वां, मैं क्या सोच दिया था, 11वां पद, सॉरी, तो आपका हो जाएगा देखिए 11वां पद, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 11वां पद, 11 माइनस 1, 11वां पद, सपोज 15 बोलता तो यहाँ पर इधर हो जाता, तो यहाँ चेंज कर देते तो हो जाता, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो एक आएंगे ही आएंगे, है ना, संख्या बदल जाएगा, इधर सीरीज बदल जाएगा और ये संख्या बदल जाएगा, बनाने का तरीका तो आपका क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए 11वां पद। अब यहाँ पर a प्लस 11 में घटाएंगे तो बचेगा 10 d, चलिए वैल्यू रखते जाइए, a का मान आपका कितना है 100 धन 10, d का मान कितना है
ऋण 30 है। फिर आपका क्या हो जाएगा देखिए 100 धन ऋण का गुना ऋण, है ना, 30 दहम 300, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा -200। अतः श्रेणी का 11वां पद क्या होगा -200 होगा। और आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है, संख्या कम हो रहा है ना। -200 मीन्स क्या है, संख्या बहुत कम है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, संख्या पूर्णांक होता है तब क्या शून्य, इधर हम धनात्मक लेते हैं ऐसे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। तो ऋण 3 छोटा है कि ऋण 2 छोटा है, ऋण 3 छोटा है। जो पहले आ रहा है वो छोटा है और जो बाद में आता है वो बड़ा है कि नहीं। तो भाई हम आगे बढ़ेंगे तो इधर कौन आएगा, ऋण 200 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हमारा ऋण 200 क्या है, तो ये देखिए निश्चित तौर पर छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। तो ये आपका देखिए 100 आया, 70 आया, 30 आया, 40 आया, फिर ऐसे घटते जाएगा। तो हम कहाँ तक जाएंगे, ऋण 200 तक जाएंगे। तो वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा, श्रेणी का 11वां पद होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा देखिए 3 नंबर का 2 प्रश्न हो गया हमारा, है ना। 2 प्रश्न और हम भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक है आपका एक बेलन के आधार की त्रिज्या। अब बेलन, है ना, अब बेलन तो आप देखिए जैसे ये आपका चौक का आकार कैसे बेलनाकार है ना। इसका आधार क्या कहलाएगा, इसका आधार कौन कहलाएगा बताइए, इसका आधार कौन होगा, ये जो आपका है वृत्ताकार भाग, ये इसका आधार कहलाता है। ये इसका आधार मतलब इसके 2 आधार हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो बीच वाला हिस्सा है इसको कौन सा पृष्ठ कहते हैं, वक्री पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्री पृष्ठ, है ना। तो हमको बोला गया है बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है और इसकी लंबाई दिया है, लंबाई ऊंचाई, है ना, है ना। अब हमको देखिए ये जो एरिया दिख रहा है ये, है ना, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। इसके आधार का नहीं करना है, ठीक। हमको क्या करना है, ये जो बाहर का क्षेत्र दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्लियर है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं सॉल्यूशन, माना या आप सीधा सीधा लिख लो, दिया है ना, क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या R बराबर आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर। अंक गड़बड़ नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि उस समय 11 का हम 15 कर दिए थे, ठीक है। वह ऊंचाई हाइट, है ना, h आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है। चाहे तो हम क्या करते हैं, यहाँ बेलन बना लेते हैं, ये आपका बेलन है, ठीक, ये आपका क्या है, बेलन है ये, ठीक। ये आपका क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा, है ना। ये आपका त्रिज्या कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। और देखिए त्रिज्या आपको दे दिया गया है, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इस भाग का, ये जो वक्री भाग है ना, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, बेलन के आधार की त्रिज्या हो गया, ऊंचाई हो गया, तब बेलन का क्या ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप सीधा सीधा लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ। ये आपका सूत्र होता है 2πRh, है ना, 2πRh, जहां पर पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का जो मान है, आर का मान तो आपको दिया है 14, है ना, और एच का मान दिया है 10, ठीक है। ये आपका कटेगा देखिए 7 एकम 7 दूनी 14, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा देखिए 22 दूनी 44 गुना 2 गुना 10, तो 44 दूनी हो जाएगा आपका 88 गुना 10, और 88 दाहम कितना हो जाएगा आपका 880। चूंकि देखिए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, और हमारा यूनिट क्या है, यहाँ पर इकाई क्या है, सेंटीमीटर, तो इसका हम, है ना, इकाई क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 10, ये आया प्रश्न क्रमांक 9 समझ में कि नहीं आया,
एक बार और, ये देखिए आपको क्या करना है, बेलन का आधार का त्रिज्या दिया है और क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है ना। तो हम क्या लिख ले, देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई क्या मान लिए h। ठीक, अब हमारे पास देखिए बेलन का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ निकालना है हमको, है ना। वक्र पृष्ठ में मैं बता दिया आपको, ये जो वक्री भाग है ये बीच का, इनका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, जैसे आपको चौक का उदाहरण देकर के मैं बताया, ठीक है ना। हमको ये देखिए ये जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है इसका हमको कुछ नहीं निकालना है ना, इसका हमको कुछ नहीं निकालना, बल्कि ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे करना निकाल करके बीच के भाग का हमको क्या निकालना है, एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये सूत्र होता है 2πr/h, जहाँ पर पाई का मान होता है 22/7। आप पाई का मान नहीं रखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो पाई का मान मान लो हम नहीं रखते हैं, तो 2 गुना पाई गुना क्या हो जाएगा, 14 गुना 10, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 गुना 10 पाई, और ये आपका हो जाएगा देखिए 28 दहम 280 पाई। ये सूत्र, हाँ ये आपका आंसर हो सकता है। बट यदि हम पाई का मान रखना चाहें तो हम रख सकते हैं क्या, 22/7। तो ये आपका 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 14 और एच का मान 10। तो देखिए कटेगा, है ना, 7 एकम 7 दूनी 14, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या पूरा गुना में और ये भाग में है ना। तो ये आपका 22 दूनी 44 हो गया गुना 2, और ये गुना 10, 44 दूनी 88 हो गया गुना 10, और 88 दहम 880। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है, जहाँ k क्या है, देखिए चूंकि दिया है इसका, देखिए दिया है k क्या है, एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है ना। पूर्णांक मीन्स k का मान क्या हो जाएगा, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे। पूर्णांक मीन्स ऐसे ही होता है, पूर्णांक संख्या जिसमें क्या होता है, ऋणात्मक मान भी होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है कि नहीं होता है। ये तो पूर्णांक कहलाता है, कहलाता कि नहीं कहलाता है। यदि आप चाहो तो एक एक मान रख सकते हो, है ना, जैसे -3 -2 ऐसा रख सकते हो, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, सवाल जो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको सीधा शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, है ना। 2k + क्या है 7 है विषम, है ना। ठीक है, क्या है, विषम पूर्णांक बताना है। तो जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, सम पूर्णांक के लिए कोई भी वैल्यू को हम 2k मान लेते हैं, है ना। अब इधर देखिए क्या मान लेते हैं, 2k या 2x 2m ऐसे मानते हैं, तो ये क्या होता है, सम होता है। बट इसमें यदि हम एक जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, विषम। और यदि इसमें हम एक घटा देते हैं तब भी ये क्या बन जाता है, विषम। बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2k + 6 + 1 लिख सकते हैं, है ना। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए अब इसको पेयर बना लें, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, k + 3, है ना, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 धन 1। तो ये आपका 2, इतने को मान लेते हैं m धन 1। तो ये आपका इसी रूप में आ गया, आपका आया कि नहीं आया। अतः क्या है, 2k + 7 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ये विषम आ गया ना, विषम आया कि नहीं आया, आ गया। अतः क्या है आपका, 2k + 7 एक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्लियर है, बातें आ गया समझ में, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा, है ना। ठीक है, चलिए अब आपका क्या देखिए 11 से 14 तक के प्रश्न, है ना। ये आपके अथवा में मिलेंगे, ऑप्शनल रहेंगे, है ना, ये अथवा ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपके 4 नंबर के आएंगे, ठीक। 11 से 14 तक का आपका 4 प्रश्न रहेगा, मीन्स 8 प्रश्न रहेंगे। 8 इसलिए क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपका प्रत्येक अथवा में रहेगा, ठीक है। तो 4 प्रश्न रहेंगे और अलग अलग चैप्टर से रहेंगे, ठीक है, अलग अलग चैप्टर से रहेंगे, तो ये आपका आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए बोला गया है x और y में एक संबंध ज्ञात करना है, एक रिलेशन बताना है ना, ताकि बिंदु x बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मीन्स इनकी दूरियां क्या हो, समान, ठीक है। मान लेते हैं इसको हल कर रहे हैं, माना ये आपका बिंदु P है ना, बिंदु P के निर्देशांक क्या है, xy है। अब यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु क्या है आपका A है, A का निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या, 7 और 1, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु B है,
इनके निर्देशांक हम मान लेते हैं 3 और 5 सपोज, तो इनके बीच की दूरियां क्या होगा, बराबर होगा। ये बोला गया है, यही तो बोला गया है ना, क्योंकि आपको बोला गया है PA बराबर PB, यही बोला है ना। अब बीच की दूरियां निकालने के लिए कोई दो बिंदु दिया है, देखिए ऐसे दो बिंदु दिया है और इनके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक क्या है x2 y2 है ना। तो इनकी बीच की दूरियां मान लो ये आपका P है और ये आपका Q है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम अंडर रूट क्या करते हैं, x2 माइनस x1 सॉरी हाँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल। क्या हो जाएगा, x माइनस 7 पूरे का वर्ग, x माइनस 7 पूरे का वर्ग धन y माइनस 1 पूरे का वर्ग, ऐसे ही होगा। ठीक है, इधर भी हम करेंगे तो आप 3 माइनस एक्स करो या x माइनस 3 करो, जैसे भी है। ठीक है ना, आपको उत्तर उतने ही मिलेंगे। बट यहाँ पर क्या करें, देखिए PA x माइनस में ले रहे हैं तो इधर भी x माइनस 3 पूरे का वर्ग y माइनस 5 पूरे का वर्ग। देखिए दोनों तरफ आपके पास वर्गमूल है, तो वर्गमूल से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा। फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दें a ऋण b पूरे का वर्ग, सीधा लिख दूं मैं, है ना। तो a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, फिर ये आपका a ऋण b पूरे का वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ऐसे इधर भी बराबर क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। ठीक है, ये देखिए दोनों तरफ आपका x का वर्ग है, बराबर के पहले भी और बराबर के बाद भी, दोनों धनात्मक हैं। दोनों तरफ आपका y का वर्ग है, दोनों धनात्मक है, तो कट जाएगा। ये देखिए 7 का वर्ग 7 7 49 माइनस 2 7 14x, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, ये आपका 2 एक है ना, और क्या है ऋण 2 एकम 2 y बराबर, ये आपका 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6x है ना, प्लस 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, माइनस 5 दूनी 10, और ये आपका y। बात आया समझ में, ये कितना 10। अब क्या करना है, देखिए 49 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 है ना, माइनस 14x माइनस 2y बराबर, ये देखिए 9 और 25 जुड़ेगा, चिन्ह समान है ना, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ना, 34 है ना। फिर माइनस 6x माइनस 10y। अब पक्षांतर करते हैं, है ना, एक साइड लाते हैं, चलिए पूरे को राइट साइड ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 34 माइनस 6x माइनस 10y, पूरे को ले जाएंगे तो देखिए धन 14 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, धन 2y, और धन 50 को हो जाएगा ऋण 50 बराबर 0, एक पक्ष 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देखिए 14 में हम 6x घटाएंगे, 14x माइनस 6x, तो कितना बच जाएगा आपका 8x। ऐसे ही देखिए आपका 10y में 2y घटाएंगे तो बचेगा 8y, बट यहाँ पर क्या है 10 बड़ा है उसका चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए 50 में हम 34 घटाएंगे तो बच जाएगा 16, और 50 बड़ा है उसका चिन्ह लगाएंगे तो कटेगा, देखिए 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 है ना। इसका मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो ये जो आंसर आया है यही इसमें संबंध है, किसमें संबंध है, x और y में। ठीक है, अब इसका अथवा प्रश्न देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जिसके नाम पर आपका गाना बना हुआ है बना हुआ है ना। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ी सॉन्ग बना हुआ है, फूलमती फूलमती तोला कैसे लागा थे, ऐसी कुछ है, शायद मेरे कान में ऐसे कभी मैं सुना हूँ, मुझे ऐसे आभास हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर देखिए फूलमती ने अपने घर के लिए 4 किलोग्राम है ना चावल खरीदा, और चावल खरीदने के बाद उसके यहाँ रोज 500 ग्राम चावल पकता है। उसके घर प्रत्येक दिन बचे हुए चावल के लिए आलेख बनाइए, है ना। हमको क्या करना है, आलेख तैयार करना है, ग्राफ बनाना है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले दिन फूलमती के पास, ठीक है, कितना चावल था 4 किलोग्राम, तो पहले दिन तो क्या हो गया, कितना 500 ग्राम पक गया,
तो पहले दिन अब कितना बचेगा भाई? अब 1 किलोग्राम में क्या होता है? 1 किलोग्राम मीन्स आपका 1000 ग्राम, है ना? तो 4 किलोग्राम मीन्स क्या हो जाएगा? 4000 ग्राम हो जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा? हाँ, 3 किलो 500 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो हम इसको देखिए, हमारा बॉक्स छोटा है करके हम 3.5 किलोग्राम लिख लेते हैं। अब दूसरे दिन फिर 500 ग्राम क्या हो जाएगा? पक जाएगा, तो 3.0 ग्राम बचेगा। ठीक है, तीसरे दिन कितना बच जाएगा? 2.5 ग्राम बचेगा। चौथे दिन 2.0, पांचवें दिन 1.5 ग्राम, है ना? छठे दिन 1.0 ग्राम और सातवें दिन 0.5 ग्राम और आठवें दिन आपका 0.0 ग्राम। आठवें दिन पूरा पक जाएगा, है ना? पहले दिन क्या हुआ? 500 ग्राम पका तो कितना बचा? देखिए, बचे हुए चावल ऊपर लिखे हम दिनों की संख्या। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा ही आपको बता रहा हूँ ग्राफ, है ना? आप क्या करेंगे? ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, आप क्या करोगे? ऐसे ग्राफ क्रिएट कर लेना, सब बना लेना। ठीक, एक तरफ आप क्या करोगे? बचे हुए चावल और एक तरफ आप लिखोगे दिन, है ना? तो किधर लिखें? कोई भी अक्ष में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? इधर मैं एक्स अक्ष में ले लेता हूँ दिन, है ना? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। वाई अक्ष में मैं ले लेता हूँ चावल, शेष चावल। बचे हुए मीन्स शेष, है ना? शेष चावल। ठीक है, तो शेष चावल ये तो दिनों की संख्या, शेष चावल ये आपका केजी में होगा। किस में होगा? केजी में, है ना? तो आप क्या करोगे? ये देखिए, ये आपका 1 kg, ये आपका 2 kg, ये आपका 3 kg और ये आपका 4 kg। केजी में है, ध्यान रखेंगे। और 4 ही किलो शायद है हमारे पास चावल। ठीक है, अब इधर हम क्या करेंगे? दिन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना? देखिए, पहले दिन हमारे पास कितना चावल शेष है? 3.5। तो पहले दिन आप क्या करोगे? ऐसे इसको मिला लोगे, है ना? कहाँ तक? 3 और 4 के बीच में, है ना? बीच में ऐसे हो जाएगा 3.5। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा पहला दिन हो गया और ये 3.5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए दूसरे दिन 3 है, तो ये आपका इसको बढ़ा लो और इसको ऐसे मिला लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका 3.0। ठीक, आगे क्या हो जाएगा? तीसरे दिन 2.5, तो 3 और 2 के बीच में, है ना? तो तीसरे दिन आपका हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद चौथे दिन 2, तो ये आपका हो गया 2 और इधर हो जाएगा आपका 4। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? और उसके बाद पांचवें दिन 2 और 1 के बीच में क्या आएगा? 1.5, है ना? और इसको आप ग्राफ में बनाएंगे तो अच्छा से बनेगा आपका। ठीक है, या स्केल से माप के बनाएंगे। ठीक है, समान डिस्टेंस में। इसके बाद छठे दिन आपका 1 है, तो ये आपका 1, ये छठे दिन और ये। ठीक, और बिंदु को ऐसे पॉइंट आउट करोगे आप, है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये आपका 3 है और कितना हो जाएगा? 2.5। ये आपका 4 है और कितना हो जाएगा? 2.0। ये आपका 5 है और कितना हो जाएगा? 1.5। ये आपका 6 है और कितना हो जाएगा? 1.0। इसके बाद, है ना? ठीक है ना? सॉरी, ये आपका 0.5 आएगा। अच्छा, ठीक तो लिखे थे क्या? ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? इसके बाद हाँ, 0.5 मतलब 0 और ये आपका 0 है, 0 और 1 के बीच में, है ना? तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 और 0.5 और ये 8 पर आपका आ जाएगा 8 और 0.0। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है? स्केल से मिलाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। ठीक है, अतः फूलमती क्या करती है? 4 किलोग्राम चावल खरीद करके लाती है ना? तो उनके घर यदि 500 ग्राम प्रत्येक दिन चावल, है ना, पकता है तो 8वें दिन चावल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये देखिए 8वें दिन चावल क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 0 हो गया
है ना। तो 8वें दिन चावल समाप्त हो जाएगा। बातें आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? हाँ चलिए ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, कथन हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, है ना। देखिए पहला होता है कथन। कभी कभी कथन को ही प्रश्न दे देता है ना। क्या देता है देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है ना। तो हम क्या करते हैं देखिए, सपोज हम बना लेते हैं, क्या बना लें, समकोण त्रिभुज बना लें। ये आपका क्या है, ए बी सी, है ना, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर कोण बी क्या है, समकोण है। यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट आपका क्या है, दिया है ना। पहला कथन हो जाएगा, दिया है त्रिभुज, ऐसे दे सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है, 90 अंश। समकोण मीन्स क्या, 90 अंश का जहाँ कोण बने वो समकोण कहलाता है ना। तब हमें सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए आपको सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मीन्स क्या हो जाएगा देखिए, समकोण त्रिभुज में जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है उसकी सामने वाली भुजा आपका कर्ण कहलाता है। मतलब हमको ए सी का वर्ग बराबर क्या करना है, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, रचना करेंगे। अगला रचना ये करेंगे, क्या रचना करेंगे देखिए, बी सी पर लंब डाल देते हैं ऐसे। ये देखिए क्या हम लिख देते हैं, बी डी लंब डाला किस पर, ए सी पर, है ना। बी डी लंब किस पर डाला, ए डी पर डाला, लंब डाल रहे हैं, ये लंब का चिन्ह है ना। तो लंब डाल रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका समकोण बनेगा। यहाँ पर लंब मीन्स क्या होता है, लंबवत कब कहलाएगा, जब समकोण बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उपपत्ति, किसकी बात करते हैं, उपपत्ति। ऐसे स्टेप में आप बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आपके पास देखिए कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। कौन कौन सा, ए बी सी एक हो गया, ए बी डी 2 हो गया, है ना, बी सी डी 3 हो गया। तो हम एक छोटे त्रिभुज और एक बड़े त्रिभुज के बारे में बात करें। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, ये देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ए बी सी, और एक छोटा त्रिभुज ए डी बी, है ना। त्रिभुज ए डी बी में आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी, ये देखिए बड़ा त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है, और ए डी बी में भी कोण ए आ रहा है ना। कोण ए बराबर कोण ए, ये कौन सा कोण है, दोनों में आ रहा है, मीन्स उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। क्लियर है ना। अब उसके बाद देखिए कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर कोण ए डी सी, ये देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए, ए डी सी क्या है आपका, समकोण है, सॉरी ए डी बी, ये आपका बी आएगा, है ना, ए बी सी ए डी बी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 90 अंश समकोण है ना। अब हम क्या करेंगे, कोण कोण समरूपता उपप्रमेय लगाएंगे। कोण कोण समरूपता उपप्रमेय, उपप्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, है ना, ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के।
कौन कौन समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, समरूप। समरूप हम 1 नंबर के क्वेश्चन में भी बात किए थे। यदि क्या हो जाता है, 2 आकृतियां 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होता है, अनुपातिक होता है। देखिए वो जो 1 नंबर का प्रश्न आता है कोई बाहर से नहीं आता, वो आपका बीच का जो बड़ा प्रश्न है ना उसी का रहता है, चाहे कोई भी विषय का रहे। ठीक है, यदि आप बड़ा प्रश्न पहले हल करते हैं मतलब वो आपका 1 नंबर का प्रश्न ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए इस छोटे त्रिभुज का देखिए 90 अंश का कोण कौन सा भुजा बना रहा है, एडी बना रहा है, एडी बना रहा है ना। और आपका इस बड़े त्रिभुज का कौन बना रहा है, एबी। ठीक है, तो इसकी भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस छोटे त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सा है, ए बी है 90 अंश के सामने कौन है, ए बी। ठीक है, तो आपका इस बड़े त्रिभुज में देखिए इस बड़े त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सा है, ए सी है कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पर आप इसको नीचे में लिखोगे, एरो साइन को कॉपी में नीचे में लिखोगे, क्योंकि हमको इसको कंप्लीट बनाना है करके मैं साइड में लिख रहा हूँ जगह बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको तिर्यक गुना करेंगे तो ये देखिए ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए डी गुना ए सी हो जाएगा ऐसे, ए डी गुना ए सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, बातें आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए पुनः आपके पास त्रिभुज ये देखिए क्या बन रहा है, सी डी बी बन रहा है त्रिभुज कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज सी डी बी व त्रिभुज देखिए पहले छोटा फिर बड़ा लिए थे, अब ये वाला छोटा और बड़ा है ना, तो ये आपका हो जाएगा देखिए त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो इस छोटे त्रिभुज में आपका कौन सा कोण बन रहा है, सी, और इस बड़े त्रिभुज में भी कौन सा कोण बन रहा है, सी बन रहा है, तो ये आपका कोण सी बराबर कोण सी कौन सा कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। और उसके बाद देखिए इस बड़ा छोटा वाला त्रिभुज ए डी सी 90 अंश का कोण बन रहा है ना, कोण ए डी सी बराबर कोण इसमें भी क्या हो जाएगा, सी बी ए है ना, सी बी ए बराबर ये क्या है, समकोण है। फिर यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, कोण कोण समरूपता उपप्रमेय जैसे ऊपर लगाए हैं सेम है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए कोण कोण समरूपता उपप्रमेय से, उपप्रमेय से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज क्या, सी डी बी है ना, सी डी बी समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के ही है ना। ठीक है, ए बी सी के। तो अब फिर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर छोटे त्रिभुज का सी डी भुजा क्या कर रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा सी डी। बट बड़े त्रिभुज का कौन सी भुजा बना रहा है, बी सी बना रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब देखिए छोटे त्रिभुज का 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी है ना, बट बड़े त्रिभुज का 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी है, तो ये आपका हो जाएगा ए सी। अब क्या करेंगे, फिर आप नीचे लिखोगे। ठीक है, ये आपका फिर बी सी गुना बी सी आपका हो जाएगा बी सी का वर्ग, और ये आपका क्या हो जाएगा सी डी गुना ए सी, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद ठीक है, डायग्राम मिटा दूं क्या, मिटा दूं डायग्राम, याद रहेगा। हाँ, डायग्राम मैं मिटा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या तो अभी इसको तो काम करना पड़ेगा हमको। ठीक है, डायग्राम का काम है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं, ऐसे स्पेस बना लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 धन 2 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए बायां पक्ष जुड़ेगा बाएं पक्ष से। ठीक है, ये आपका देखिए ए बी का वर्ग और ये आपका बी सी का वर्ग। इधर क्या है आपके पास, ये देखिए ए डी गुना ए सी प्लस इसमें क्या है सी डी गुना ए से।
ये देखो आपको ए बी बी सी मिल गया, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। अब हमको इसको हल करके क्या लाना है, ए सी का वर्ग, है ना। तो दोनों तरफ आपके पास ए सी है, ए सी को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा ए डी बचेगा और यहाँ पर बचेगा सी डी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए सी। अब देखिए ए डी धन सी डी क्या है आपका, भाई इतने में इतना हम जोड़े तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ। तो ये आपका ए सी गुना ए सी, तो ये आपका हो जाएगा ए सी का वर्ग। तो ये आपका हो गया, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही तो हमको बोला था, यही बोला था ना, पाइथागोरस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। आया बात समझ में, ठीक है। अब हमारा देखिए 12वां का ही अथवा, है ना। एक तो हम देख लिए पाइथागोरस प्रमेय लिखिए हम सिद्ध कीजिए। अब देखिए आपका 12वां का अथवा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए बोला गया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, प्रश्न को समझें। प्रश्न में क्या बोला गया है, एक वृत्त, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त। अब वृत्त में क्या होता है भैया, केंद्र होता है ना। वृत्त में क्या होता है, केंद्र, केंद्र और होता है परिधि, ठीक है। और क्या होता है, त्रिज्या होता है। अब आपको दिया गया है इसकी त्रिज्या, कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दिया गया, दो बराबर और समांतर जीवा। मान लेते हैं, ये देखिए ये जीवा है, बराबर और समांतर जीवा, है ना, ऐसे बराबर ये जीवा है। अब जीवा के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात किए थे, है ना। अब मान लें इसको हम मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका ओ है, तो ओ और बी आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब, है ना। चाहे मैं इधर भी खींचूंगा ऐसे, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, ओ डी त्रिज्या ही कहलाएगा, ओ सी भी आपका त्रिज्या ही कहलाएगा, ओ ए भी आपका त्रिज्या ही कहलाएगा। ये त्रिज्या का मान आपको दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक साइड ही कर रहे हैं, है ना, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है, देखिए बराबर और समांतर तो है, ये देखिए समांतर है, ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, और ये दोनों बराबर है ना। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। और कुछ लिखा था, जीवाओं के बीच की दूरी लिखा है, देखिए जीवाओं के बीच की दूरी, है ना, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये बीच की दूरी, ये टोटल डिस्टेंस आपको, ये आपका वो है, ये टोटल डिस्टेंस आपको मिला गया है ना, दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको मान लेते हैं m, इनको मान लेते हैं n, ठीक है। हम लिखेंगे, देखिए दिया है ना, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा कैसे है, ये देखिए ए बी बराबर है सी डी के, है ना। वह आपको दिया है त्रिज्या, वृत्त की क्या दिया है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या है आपके पास, ओ बी, है ना, ओ डी, ओ सी, ओ ए, ये आपका सब समान है, ठीक है। तो ये आपका कितना है, देखिए ओ बी आपका कितना, 20 है क्या, हाँ 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, है ना। और आपको देखिए जीवाओं के बीच की दूरी क्या दिया है, जीवाओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये आपका है एम एन बराबर आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। हमको क्या याद करना है, जीवा की लंबाई याद करना है, क्या याद करना है, जीवा की लंबाई, ठीक है। चूंकि आपके पास एम एन बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर है ना। तो 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए भाई दोनों तो क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है, मीन्स आपका ओ एम बराबर क्या होगा, ओ एन, मतलब आपका केंद्र से जीवाओं के बीच की दूरी बराबर होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एम एन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम ओ प्लस ओ एन या एन ओ लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख लो, ओ एम प्लस ओ एन। ये देखिए ओ एम में यदि हम ओ एन को जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा आपका एम एन होगा,
कि नहीं होगा? बराबर ही आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैं बता दिया कि ये क्या है, केंद्र से दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बराबर होगा तभी जीवा बराबर हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए OM और ON को भी हम OM लिख देते हैं, तो ये आपको 24 OM और OM 2 गुना OM हो जाएगा बराबर 24। तो क्या हो जाएगा, अब OM का मान यदि हम रखते हैं, सॉरी 2 को पक्षांतर करते हैं तो आपका 24/2, तो 2 एकम 2 दूनी 4, तो OM की वैल्यू आ जाता है 12 आ जाता है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई वृत्त के केंद्र से जीवा पर यदि हम कोई लाइन खींचे, रेखा खींचे, तो क्या होता है, उस पर लंबवत होता है, होता है, होता है कि नहीं होता है। तो OM का मान आपका आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। अभी हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय लागू किए थे, है ना, अभी हम सिद्ध किए हैं। वैसे यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग यहाँ भी होगा। यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब OB क्या हो जाएगा आपका कर्ण, और OM क्या हो जाएगा आपका लंब, और BM क्या हो जाएगा आपका आधार, क्या हो जाएगा आधार, है ना। तो अब हमको क्या चाहिए, BM का मान चाहिए। देखिए OM है और OB है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज किसमें, BOM में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए OB का वर्ग, कर्ण का वर्ग, OB का वर्ग बराबर OM का वर्ग, OM का वर्ग धन ये आपका BM का वर्ग। हमको BM का मान चाहिए, तो ये आप क्या करोगे, BM का वर्ग बराबर OM को पक्षांतर करेंगे ना, तो OB का वर्ग माइनस हो जाएगा OM का, पक्षांतर करेंगे मतलब यानी कि दिशा बदल रहे हैं, बराबर के बाद है उसको बराबर के पहले ला रहे हैं, तो दिशा बदल गया, तो पहले क्या था धनात्मक था, अब क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा BM का वर्ग बराबर OB, OB का मान ये देखिए, OB आपको दिया है त्रिज्या कितना 20 दिया है ना, त्रिज्या कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ये देखिए, है ना। तो ये आपका 20 का वर्ग माइनस OM आपको मिला कितना 12 का वर्ग, तो ये आपका BM का वर्ग बराबर 20 का वर्ग मीन्स क्या हो जाएगा 400, 12 का वर्ग मीन्स 144, तो ये आपका देखिए BM का वर्ग बराबर, अब 10 में 4 गया तो 6, और 9 में 4 गया तो 9 में 4 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। 9 में 4 गया तो 5 और 3 में से, क्योंकि उधारी लिए ना, घटा नहीं सकते तो क्या करेंगे, उधारी लेंगे, ठीक। अब 256 किसका वर्ग होता है, किसका होता है, हाँ किसका होता है, चलिए 6 किस में आएगा, 16 का करके देखिए, है ना, 6 6 का 36 का 6 हाथ में ही 3, है ना, 6 कम 6 3 9, फिर एक संख्या का गुना हो गया, हम 0 लगाएंगे, 1 6 का 6, 1 1 कम 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6, है ना, 9 और 6, 15 का 5 हाथ में ही 1, तो क्या हो गया देखिए BM का वर्ग बराबर, इसको हम लिखेंगे 16 का वर्ग, वर्ग से वर्ग काट दें तो BM बराबर हो जाएगा 16, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप अभी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, जब पिछले कक्षा में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मेरे ख्याल से आप नहीं पढ़े हैं, 10वीं का ही सिलेबस है, ठीक है। तो जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, चूंकि अब आपको क्या करना है, AB बराबर क्या लिखना है CD, ये तो हमको दिया है, बट आपका AB को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए AB को ही लिख लेते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं BM धन AM लिख सकते हैं, BM धन AM, है ना। और यहाँ पर देखिए जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, इसलिए आपका ये दोनों आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, AM भी BM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये परिभाषा ही है और इसको हम सिद्ध भी करते हैं, थ्योरम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा भाई, BM का मान कितना है 16 है, तो ये 16 धन 16 कितना हो जाएगा 32। अब चूंकि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है AB बराबर क्या है CD के,
तो ये दोनों आपस में क्या होंगे 32 सेंटीमीटर के होंगे, मतलब दोनों जीवाओं का माप क्या होगा 32 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर है?